नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। चलिए आज फिर से मैं आपके बीच में हिंदी का क्लास लेकर के आया हूँ। ये वर्ण का क्लास है जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ 22 संवेग के आधार पे वर्ण और पढ़ाने वाला हूँ तरत्व के आधार पे। इससे पहले मैं आप सभी को रचना के आधार पे वर्ण बता चुका हूँ। आप पिछला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि 22 संवेग के आधार पे वर्ण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। 22 संवेग के आधार पे जो वर्ण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 22 संवेग के आधार पे वर्ण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक अल्प प्राण वर्ण हो रहा है और दूसरा महाप्राण वर्ण हो रहा है। अल्प प्राण, अब देखते हैं कि अल्प प्राण है क्या। अल्प प्राण में बोल रहा है कि अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा, थोड़ा या थोड़ी हवा। ये जो आप देख रहे हैं, जब आप मुख से वर्ण को बोलेंगे तो थोड़ी सी हवा क्या होगी, आपके मुख से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये अल्प प्राण का ही पहचान होती है। ये अल्प प्राण में ही होता है ये चीज को। और कह रहा है कि यानी अर्थात, यहाँ पे अर्थात में बात को लिख दिया हूं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, ये वर्ण की अल्प वर्ण की पहचान है। अब देखिए अल्प वर्ण प्राण की अगर बात करते हैं, अल्प प्राण की, तो अल्प वर्ण ये ध्वनियां जो होती है निम्नलिखित होती है। निम्नलिखित कौन कौन होती है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण में आते हैं। ऐसा वर्ण जैसे कि अगर कहा जाए कि सर आप हम बताइए कि पहला वर्ण कौन होगा, तीसरा कौन होगा और आपका पांचवा कौन होगा, तो आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि वर्ग में अगर देखा जाए तो वर्ग में यानी कि 5 होता है। कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, आपका यानी कि पवर्ग हो गया। तो ये 5 को जो आपका होता है अपचे 25 यानी कि स्पर्शी व्यंजन में अगर आ जाते हैं तो ये 5 गो स्पर्शी व्यंजन, 25 गो स्पर्शी व्यंजन आपका हो जाता है। और वर्ग में 5। अब देखिए कहा गया है कि यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का जो वर्ण होगा तो इसके अनुसार ये सब के सब क्या हो गए, अल्प प्राण में आएंगे। जैसे देखिए का के बाद खा आता है, लेकिन खा नहीं, गा होगा। और गा के बाद घा आता है, घा भी नहीं होगा, आपका अंगा होगा। क्या होगा? अंगा होगा। ठीक उसी प्रकार से चा के बाद आपका छाना होकर के जा होगा और झाना यानी कि और फिर आपका होगा इया होगा। क्या होगा? इया होगा। इस प्रकार के झाना होकर के इया होगा। फिर आगे देखते हैं तो आपका टा के बाद ठा नहीं, डा होगा और डा के बाद ना होगा। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है आपका अल्प प्राण में आते हैं। ये सभी वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। आगे और देख लिया जाए, जैसे कि आप देखिए ता के बाद आप दा देखिए और दा के बाद अब क्या कीजिए, ना देखिए। फिर आगे देखिए पा के बाद आगे देखिए बा और बा के बाद आप देख सकते हैं माँ। तो ये सभी के सभी जो आप वर्ण देख रहे हैं ये अल्प प्राण में रखे जाते हैं। ये अल्प प्राण की बात थी यहां तक। अब देखते हैं महाप्राण। अब महाप्राण वर्ण में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे बात पता चल जाएगी कि अल्प प्राण और महाप्राण में बात सत्य है या नहीं है। देखते हैं, कह रहे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है तेजी से ली जाए या छोड़ी जाए, तेजी से क्या किया जा रहा है, ली जा रहा है अथवा छोड़ी जा रही है, उसे महाप्राण वर्ण ध्वनियां कहते हैं या महाप्राण वर्ण कहते हैं। और इनकी निम्नलिखित ध्वनियां होती है, इनकी निम्नलिखित ध्वनियां होती है। कह रहा कि प्रत्येक वर्ग का, यहां पे देखिए आप, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो होगा वह महाप्राण में होंगे। जैसे में कौन कौन, दूसरा और चौथा
यानी कि ख हो गया और घा हो गया। इस प्रकार से आपका छ हो गया और आपका झ हो गया। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे आने के बाद, तो आप आगे चलते हैं ट में, तो आपका ट में जाने के बाद ठ हो गया आपका, ठ के बाद आपका ड हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर आगे दूसरा की बात किया ना, तो दूसरा लेंगे यहाँ पे थ लेंगे और चौथा यहाँ पे क्या लेंगे, ध लेंगे। तो इस प्रकार से आपका यानी कि सभी वर्ण जो होगा ये महाप्राण में आएंगे। अब महाप्राण का क्या रूल मैंने बताया, पहचान करने का तरीका, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा आपका क्या होगा, यही आपका होगा महाप्राण में। क्योंकि एक में मैंने क्या बता रहा हूं, एक जो मैं बता रहा हूं आपके बीच में रह करके, एक बता रहा हूं अल्पप्राण और दूसरा बता रहा हूं महाप्राण। अल्पप्राण में बोल रहा हूं उच्चारण के समय यानी कि वायु धीरे से निकलेगी और महाप्राण में वायु तेजी से निकलेगी। जैसे बोल के मैं देखता हूं, जैसे क बोला तो अल्पप्राण, और ख देखिए तेजी से निकल रही है, ख तो ख जो है आपका यानी कि तेजी से वायु निकल रही है। ठीक उसी प्रकार से छ तो छ जो आपका है तेजी से निकल रहा है और आपका च जो है थोड़ी मध्यम निकल रही है। तो इसलिए ऐसे यानी कि वर्ण को एक को महाप्राण में और एक को अल्पप्राण में रखा गया है, अल्पप्राण में रखा गया है। यहां तक कि आपका हो गई बात, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। अब यही दोनों का हम क्या यहाँ पे करते हैं, नोट पॉइंट देख लेते हैं। अब कहा जाता है कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन कौन कौन था, या रा ला वा, यही ना, यानी कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन का यानी कि अल्पप्राण होते हैं। यानी कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन कैसा होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। जैसे में कौन, या रा ला वा, तो अल्पप्राण कहां आपको मैंने बताया था, यहाँ, तो ये कहां शामिल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शामिल आपका, यानी कि 1 3 5 में, 1 3 5 में कौन शामिल हो जाएगा आपका, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आगे, अगला नोट अगर हम बात करते हैं नोट आगे वाला में, तो आता है कि प्रत्येक उष्ण व्यंजन वर्ण आपका क्या होगा, महाप्राण में आएंगे। कहां आएगा, महाप्राण वर्ण कहा जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि चले बताइए है कौन सा वर्ण है, ये कौन सा प्राण है, तो आप सीधे बताइए कि महाप्राण वर्ण है, महाप्राण है ना। तो इसलिए ये सभी के सभी आपका महाप्राण वर्ण है। और लेकिन इसको हम कहां पढ़ाए थे, व्यंजन वर्ण में जाकर के, तो इसको हम पढ़ाए थे उष्ण व्यंजन में पढ़ाए थे। कहां पढ़ाए थे, उष्ण व्यंजन में। और सभी उष्ण व्यंजन जो है आपका यानी कि महाप्राण के अंतर्गत आता है, महाप्राण में आता है। आगे बात करते हैं, आगे नोट अगर बात करते हैं तो कहता है प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो महाप्राण अल्पप्राण है और न ही महाप्राण है। इसे अल्पप्राण और महाप्राण से कोई ताल्लुक नहीं है, स्वर वर्ण को कोई ताल्लुक नहीं। जबकि स्वर वर्ण मैंने क्या को बताया आपको, स्वर वर्ण 11 को बताया था, जितना भी आई था उसी को मैं बात कर रहा हूं। और आ ई ये सबको यानी कि क्या किया गया है, इसे अल्पप्राण और महाप्राण में नहीं रखा गया। तो इसको रखा कहां गया, कहीं ना कहीं तो रखा गया हो ना। तो इसे रखा गया घोष वर्ण में, घोष व्यंजन में इसको रखा गया। प्रत्येक स्वर को कहां रखा गया, नीचे थोड़ा सा देख लिया जाए, इसे कहां रखा गया है, इसे घोष वर्ण में रखा गया, या घोष व्यंजन में रखा गया है। ये हो गया आपको। अब आपको यहां से यहां तक मैं बता दिया, अब नोट आपको पूरी बता दिया। अब देखते हैं तारत्व के आधार पर यानी कि वर्ण, तारत्व के आधार पर आपको क्या देख रहा हूं मैं, अब दिखाने जा रहा हूं वर्ण जो तीसरा स्थान पे आता है, जो कैमे स्थान पे आता है, तीसरी स्थान पे। ये तारत्व के आधार पे क्या कह रहा, तारत्व का मतलब होता है कंपन। आप जब उच्चारण करोगे, आप जब वर्ण को बोलोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मुख में कंपन उत्पन्न होगी। क्या होगी, कंपन उत्पन्न होगी। तो देखिए तारत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, इसका भी 2 भेद होता है। वायु संवेग के आधार पे 2, तारत्व के आधार पे 2, और संरचना के आधार पे भी आपका क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। यानी कि आपका क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। उच्चारण का स्थान पे जो मैंने बताया था, यानी कि तीनों का आपका 2-2 हो रहा है।
अब यहाँ पे जो कहा जा रहा तरत्व के स्थान पे यानी कि होता है घोष वर्ण और क्या होता है अघोष वर्ण। घोष व्यंजन को या घोष वर्ण को हम लोग समघोष बोलते हैं। क्या बोला जाता है? समघोष बोला जाता है। और एक आपका क्या हो गया? अघोष। अब देखते हैं घोष घोष व्यंजन क्या है या घोष वर्ण क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में तरत्व मतलब कंपन उत्पन्न हो, बोलते समय क्या हो? कंपन उत्पन्न हो, ये चीज देखा हो जाता है। तो जैसे में क्या यानी कि 3 4 5 मतलब ये हुआ वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा आपका क्या होगा? घोष व्यंजन होंगे या घोष वर्ण होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा पूरी तरह से। तो कैसे? अब देखिए तीसरा कौन हो गया? गा हो गया, घ अंगा बोल के देखिए अंगा, ग घ अंगा, ग घ अंगा। फिर उसी प्रकार से हो गया चा छोड़ दीजिए, छा छोड़ दीजिए, चा छा जा से लीजिए जा झ ञ, टा ठा छोड़ दीजिए, टा ठा छोड़ दीजिए, द ढ अब लीजिए ना। इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा? आपका यह सब के सब क्या ऐसा वर्ण होगा? घोष वर्ण होगा। कैसा वर्ण होगा? घोष वर्ण होगा। अब ता था में आना चाहते हैं तो ता था छोड़ दीजिए, दा लीजिए, धा और क्या होगा? ना आपका होगा। इस प्रकार से पा फा छोड़ दीजिए, पा फा छोड़ दीजिए, बा हो गया, धा हो गया, आपका क्या हो गया बच्चा? ना हो गया। तो ये सभी के सभी आपका कहां आएगा? घोष वर्ण में आएगा। यानी कि आपका 3 4 5 करना, 3 4 5 करना में आपका सब कहां आ जाएगा? घोष वर्ण में आएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका भी थोड़ा सा मैं नोट लिख दिया हूं, नोट पॉइंट बता दिया हूं, तो चलिए इसको भी क्या करते हैं थोड़ा सा मैं देख लेता हूं आपके बीच में रह करके। बात क्या लिखा है कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन प्रत्येक मतलब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? 4 या रा ला वा और साथ ही साथ क्या मिला करके? हा को मिला करके, हा को मिला करके ये घोष वर्ण होते हैं। हा भी कैसा वर्ण होता है? ये घोष वर्ण होता है। ये क्या होता है? घोष वर्ण होता है। या रा ला वा और क्या? हा, या रा ला वा और हा, ये मिला दीजिए आपका घोष वर्ण में आता है। और नेक्स्ट आपको मैं पढ़ लिया था प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या किया मैंने आपको ये बात को मैंने बताया कि तारतम्य के आधार पर वर्ण कितना होता है? दो होता है, जिसमें मैं घोष वर्ण बताया, अघोष अभी आपको बाकी है। तो अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण देख लिया जाए। इसको यहाँ पे क्या करता हूं? इरेज कर देता हूं। क्या करता हूं? इरेज कर देता हूं। तो चलिए इरेज कर देता हूं आपको और उसके बाद यहीं पे तत्काल क्या करता हूं? मैं आपको बता देता हूं। इन नोट पॉइंट में हटा देता हूं और इसके बाद क्या करता हूं? अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण क्या करता हूं? आपको लिख के बता देता हूं। जैसे देखिए अब यहाँ पे इसका दूसरा है तो दूसरा लिखना जरूरी है। अब कहता है अघोष जो है अघोष वर्ण। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा ना हो, कंपन उत्पन्न ना हो तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ठीक। अब देखा जाए कि सर अघोष वर्ण तो आप डिफिनेशन बता दिए, अब इसका भी लगले हाथ तो क्या कीजिए? आप उदाहरण भी बता दीजिए, तब ना समझ में आएगा। उदाहरण बताएंगे तब ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें जो उदाहरण होगा यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, मतलब पहला और दूसरा वर्ण, मतलब का ख। बोलिए कंपन हो रहा है उत्पन्न? नहीं। लेकिन वही देखिए यहाँ पे आप ग घ ग कंपन हो रही है उत्पन्न, इसको कंपन उत्पन्न हो रहा। लेकिन का ख च छ ट ठ त थ प फ इसको बोलने में आपको कोई विशेष कंपन उत्पन्न नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका होगा यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होगा। तो यहाँ पे इस बात को लिख देता हूं आपको, जैसे में आप समझ जाइएगा केवल।
और मेरे लैंग्वेज को बात को याद रखेगा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होगा। जैसे मैं लिख दिया का, ख, ठीक, आगे चलता चा, आगे छ, है ना, त, थ, इस प्रकार से त, थ, आगे प और फ, इस प्रकार से ये सभी के सभी आपका क्या है, ये सभी के सभी आपका यानी कि अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सभी के सभी अघोष वर्ण है। सभी के सभी कैसा वर्ण है, ये अघोष वर्ण है। आज तक ये मैं दो लेक्चर में आपको पूरा ग्रामर कंप्लीट करवा दिया है। आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।